तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ जिसकी नेमसेट अश्विन गुप्ता को बुला रहा हूँ, जिसकी नेमसेट 2026 में ऑल इंडिया 3rd रैंक है। तो अश्विन गुप्ता ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था जिसका मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। और ऑफलाइन में रहते हुए जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि मैथ्स वाला बच्चा जब टॉप करता है तो अशंकित नहीं होता, कोई कि मैथ्स बैकग्राउंड था। अश्विन का बैकग्राउंड ये था कि अश्विन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। सबसे बड़ी बात यह कि 12th में परसेंटेज भी इसकी 54% थे, क्योंकि 54% वाला बच्चा कभी सोच नहीं सकता कि मैं आगे कोई बड़ी एग्जाम के लिए प्लान करूंगा। मैथ्स में शुरू से वीक था, जैसा बताया इसने जब मैं काउंसलिंग के लिए बुलाता था कि सर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैथ्स शुरू से वीक था, तो मैथ्स फियर फैक्टर था। और फियर फैक्टर होने के कारण इसने मैथ्स सब्जेक्ट लिया नहीं, कॉमर्स लिया। फिर बाद में इसको मालूम पड़ा कि कॉमर्स लेने के बाद कोई भी फ्यूचर प्लान ये नहीं कर सकता, अच्छा किसी फील्ड में नहीं जा सकता। तो फिर अपने ही कई सारे बच्चे जो इसके टच में थे उनसे इनके सीनियर से बात किया। निमसेट 2024 के रिजल्ट में जब आयुषी नाहर थी जिसकी ऑल इंडिया 2nd रैंक थी, कॉमर्स बैकग्राउंड थी, उससे मोटिवेट होकर ये फिर एकेडमी आया। और जब ये इसने काउंसलिंग लिया तो इसका यही था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने कहा सिलेक्शन क्या, अगर मेहनत करोगे तो टॉप 10 के अंदर रैंक भी आ सकती है तुम्हारी, और क्यों बेहतर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह कि ये महाराष्ट्र में तुमने देखा कि महाराष्ट्र में भी 100% स्कोर है अश्विन, तो न सिर्फ महाराष्ट्र में 100% स्कोर इसको लाया, बल्कि निमसेट जैसा पेपर में इतनी टफ एग्जाम में ये ऑल इंडिया 3rd रैंक पे आया। बाकी ये जर्नी अपनी खुद बताएगा कि कैसे ये ऑल इंडिया 3rd रैंक निमसेट में लेके आया। महाराष्ट्र में 100% स्कोर लेके आया, और बाकी केआईटी में भी 100% स्कोर है, महाराष्ट्र में 100% स्कोर है। 100% में तो उससे ऊपर कोई परसेंटाइल स्कोर होता नहीं है, और एनआईटी में टॉप 10 के अंदर रैंक लाया। तो कैसे ये तैयारी किया, उन बच्चे सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो बच्चे ऐसा लगता है कि हम वीक है, कमज़ोर हैं, जब एक कॉमर्स वाला बच्चा जिसके सिर्फ 54% थे 12th में, ग्रेजुएशन में बीसीए में भी एवरेज परसेंटेज है, उसको करके अगर ऑल इंडिया 3rd रैंक ला सकता है तो कोई भी बच्चा बेहतर कर सकता है। ये जर्नी प्रेरणादायक उन बच्चों के लिए रहेगी जो बच्चे अपने आप को वीक कमजोर समझते हैं, या तो प्लान नहीं करते, या प्लान करते समय बार बार घबराते हैं। अश्विन सर्वप्रथम मां शारदा को नमन एवं गुरुदेव को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम अश्विन गुप्ता है, सबने इंट्रोडक्शन वैसे दे ही दिया है। और मेरे निमसेट 2026 में जो मेरा अचीवमेंट है, जो मेरी 3rd रैंक आई है, वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा जेएमए को और सर को। मुझे नहीं लगता बिना जेएमए के मैं सिलेक्शन भी पा सकता था, क्योंकि मेरी मैथ में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। इसलिए मैंने मैथ के जो ऑप्ट भी नहीं किया था 11th में, कॉमर्स के लिए गया था। तो और उसमें भी ऐसा पढ़ने में कोई बहुत होशियार नहीं था। उसमें भी मेरे 11th में 55% ही बने थे, और 12th में 54% मार्क्स ही बने थे। और वो भी हिंदी इंग्लिश के कारण बूस्ट हुआ है इतना, वरना जो 3 मेन सब्जेक्ट होते वो तो बेयर मिनिमम पास हूँ 33% से मैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने वाला था पहले से। और मैथ के अलावा भी ऐसा नहीं है कि पढ़ने का था। लेकिन बात जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया उसके बाद तो मैंने अपना सोचना चालू किया था कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे 2024 में मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तब 2024 के निमसेट एग्ज़ाम में जो आयुषी दीदी की रैंक लगी थी जेएमए से, मैंने देखा जब रैंक देखते हैं क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको क्या तैयारी करना चाहिए, तब मैं देख रहा था तब तो उनका भी बैकग्राउंड कॉमर्स था। तो और ऐसे और भी सारे बच्चे थे जिनकी कॉमर्स थे बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी वो टॉप रैंक में आते थे, टॉप 10 में आते थे इस अकेडमी से। तो उधर से फिर मैंने ज्वाइन किया। सर ने शुरू से जब क्लास ली, ओरिएंटेशन क्लास ली थी सर ने पहले दिन, उसमें सब समझाया कि कैसे पढ़ना रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा पढ़ने के लिए, कैसे तैयारी करनी रहेगी। और उसके बाद सर जब भी शुरू से क्लास लेते थे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते थे हर चीज़।
तो उससे भी काफ़ी रहता है कि अब जैसे मैं कॉमर्स से था तो काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट थे, टॉपिक कैसे नाम थे जो पहली बार सुनने को आते हैं, पहले उससे पहले पता ही नहीं था कि ये भी मैथ के ही टॉपिक होते हैं, तो उनमें कवर करना बहुत मुश्किल रहता। तो सर ने शुरू से बोला था कि शुरू से मेहनत करना, शुरू से पढ़ना, बस सर जो बोलते गए वो वैसा करता गया मैं, और आज यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। एग्ज़ाम के टाइम पे भी जब मैं जा रहा था तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जो पेपर था उसमें मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गया था, तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा आ गया था कि एग्ज़ाम बस 2 दिन बाद ही है। तो उसमें भी सर ने जब काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं सर, और क्लास में भी सर जो मोटिवेशन देते हैं उससे काफ़ी मदद मिली। फिर अगले दिन पिकअप किया, और जो आखिरी में सर मोटिवेशन लेक्चर दे के भेजते हैं वो बहुत हेल्प करता है कि वहाँ पे एट द मोमेंट आपको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने लगती हैं, एक क्वेश्चन देख के घबराने लगते हैं। तो वो जैसे सर बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद अपनी आंखें बंद करके 5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी की सिप लेते रहो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। उसमें ऐसा लगता है कि बस सर बगल में ही बैठे हैं कि हाँ भाई पानी का टाइम हो गया, पी लो, फिर हाँ भाई आंखें इधर तक कर लो, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलने लगती है। ऐसा लगता है कि बस सर ही पढ़ के सुना रहा है क्वेश्चन सामने। तो ये सब हुआ उस टाइम पे निमसेट में, यही थॉट चल रहे थे मेरे। तो उसके बाद जब मैथ का सेक्शन हुआ, फिर लॉजिक का हुआ, फिर कंप्यूटर इंग्लिश, ऐसे देता गया मैं। बाद में मेरे को अटेम्प्ट क्योंकि बहुत कम थे कंपैरिजन टू पिछले साल के या उससे पहले के देखे जाएं, जो मतलब जो टॉप नंबर्स लाते हैं उनके अटेम्प्ट देखे जाएं तो उस हिसाब से बहुत कम थे। तो मेरे को तो शुरू में लग रहा था पता नहीं सिलेक्शन के लिए कहाँ होगा मेरा, कहाँ ही रैंक आएगी। महाराष्ट्र में तो ठीक ठाक हो गया था, और फिर यहाँ पे आया मैं तो बोला सर बहुत टफ आया था पेपर, इससे टफ तो कभी आ ही नहीं सकता। फिर सर भी बोले हाँ ठीक है शांत हो, थोड़ी लो सांस लो। तो उसके बाद सर ने बोला ठीक है, बाकियों से भी पूछा, फिर आए, फिर थोड़ा पेपर कंपाइल हुआ, फिर सर ने बताया कि हाँ ठीक है ये सब भी देखो कॉपी से मैच करने वाले क्वेश्चन थे, कॉपी के 25-27 क्वेश्चन। उसके बाद देखा कि लगा हाँ काफ़ी तो कॉपी के क्वेश्चन थे, इसलिए बनते भी जा रहे थे, बाय ऑप्शन भी करता जा रहा था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन। उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा वो इतना ख़राब नहीं गया अपना। फिर बाकियों के भी नंबर सुने तो मैंने कहा ठीक है अभी ज़्यादा ख़राब नहीं है। JMA में जब मैं ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे टेस्ट भी होते हैं। तो जैसे शुरू में सर प्री FT कराते हैं तो वो हर हफ्ते होती है जैसे, तो उससे एक कॉन्फिडेंस टाइप का शुरू से मिलने लगता है और एक रियलिटी दिखने लगती है कि कहाँ पे हैं हम अभी। और जैसे जैसे आगे पेपर देते जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है पेपर का, हर टॉपिक डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन रहता है। उसके बाद समझ धीरे धीरे आखिरी में जो कॉन्फिडेंस बन जाता है ना कि हाँ कि शुरू में आते थे तो इतने कम नंबर आते थे, इतनी कम रैंक आती थी, फिर धीरे धीरे मेहनत करते गए, सर जो बोलते गए वो करते गए। सर ने बोला घर पे जाके पढ़ना तो पढ़ना ही है घर जाके, ऐसा नहीं है कि घर यहाँ से गए तो फिर एकदम फ्री हो गए।
और सर ने बोला था कि हर चीज़ बताते, मतलब शेड्यूल भी बताते सर कि कब क्या पढ़ना है, मतलब एक एक चीज़ बताते, डॉट टू डॉट फॉलो की, तब जाके मुझे लगा मैं यहाँ पे हूँ। बिना उसके तो पता नहीं कि शेड्यूल ऐसा बनता नॉर्मली तो हाँ ये करेंगे आज, ये करेंगे, ये करेंगे, काट दो, अब ये नहीं करेंगे, अब अगला, अब क्या बनाएं। लेकिन सर जो बना के देते थे उसी हिसाब से पढ़ना यहाँ पे बैठ के, तो ऐसा लगता है, इफ़ेक्ट दिखता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑनलाइन में भी हैं काफ़ी, टॉप 10 में बच्चे हैं यहाँ पे भी। तो अब ये मैं कभी सोच ही नहीं सकता था ऑनलाइन के हिसाब से। मैं ऑफ़लाइन इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे पता है अगर मैंने ऑनलाइन में ज्वाइन कर लिया कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा इस चीज़ का। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था पूरा, इतना अपना पुराना बैकग्राउंड देखते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मेरे घर वाले भी ऐसे ही थे, बोले सर पढ़ाएंगे, पढ़ लोगे 14 घंटे हो जाएगा, देख लो। ऑप्शन भी दिया है सर ने ऑनलाइन का। मैंने कहा नहीं, इस बार ऑफलाइन में करना है, पता है मेरे को बैकग्राउंड मेरा, कर लूँगा मैं, आप टेंशन मत लो, बोला मैंने घर पे। फिर यहाँ पे ज्वाइन किया और जब यहाँ से जैसे कोई जैसे जूनियर हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि आप जूनियर हैं या जो आगे ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा। जैसे कहने के लिए तो काफ़ी सारे पॉइंट कह सकता हूँ, लेकिन वो मेरे पॉइंट नहीं होंगे, वो एट द एंड वो सर के ही पॉइंट हैं, क्योंकि सर ही ने तो पढ़ाया है हमें पूरे टाइम 2 साल, उन्हीं ने सारी चीज़ें बताई हैं, उन्हीं की बातों को फॉलो किया है। तो ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं बता दूंगा, सर पूरा पॉइंट आपको हर एक चीज़ बताते हैं। सर जो बताएं उसको डॉट टू डॉट फॉलो करना, गारंटी के साथ हर कोई अच्छी रैंक ला सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना गोल इस स्टेज को बनाओ, आपको ये स्टेज पे आना है। अगले साल जो भी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आपको अपना यहाँ गोल बनाना है कि हाँ आपको अच्छी रैंक लानी है अपनी, ताकि आप ना सिर्फ अपना नाम, अपने घर वालों का और इंस्टीट्यूट का भी नाम अपना रोशन कर पाएँ। वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ऑलरेडी 3rd रैंक, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, खासकर जो 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं, या कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में 2028 के लिए प्लान कर रहा है, कि सब बच्चों को क्या लगता है कि मैथ्स वाले बच्चे जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, IIT की तैयारी कर चुका, वही बच्चा टॉप करता है। इसने मैथ्स लिया ही इसलिए नहीं था क्योंकि मैथ्स इसका वीक था, तो कॉमर्स बैकग्राउंड लिया। कॉमर्स लेने के बाद परसेंटेज भी 54 बने, ऐसा भी नहीं कि 70-80% वाला स्टूडेंट है। अगर फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में BCA इसलिए करा कि मैथ्स में कोई स्कोप, उसका मतलब कॉमर्स में कोई स्कोप तो रहता ही नहीं है। और उसके बाद डरते घबराते कोचिंग तक आया। उसने पूरी जर्नी बताई कि कैसे उसने कोचिंग, ऐसा जैसे जब वीकली पेपर होते थे, शुरू में DPS होता है तुम्हारा, फिर डेली पेपर होता है, फिर वीकली पेपर होता है, तो ऐसा भी नहीं कि डेली वीकली पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर गया। इवन काउंसलिंग जब मैं ले रहा था 4 दिन पहले, जब काउंसलिंग में बहुत घबरा गया था ये, और जब काउंसलिंग में सारे बच्चों से मैं पूछ रहा था कि हर बच्चे का वीकनेस क्या है, आपने कोई टॉपिक वीक रह गया, कमज़ोर रहेगा, तो उसकी मैं कोई अगर है तो मैं कोई उसकी स्ट्रेटजी बता दूं जिससे तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक में लैक ना करो। तो उसने बोला सर सारे टॉपिक मेरे स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे घबराहट हो रही है, एक अंदर से फियर हो रहा है और मैं अपने आप को कैपेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जाम में बैठ के मैं बेहतर पेपर करूँगा। तो फिर मैंने उसके बाद तुम्हारी बैच में एग्जाम के 3 दिन पहले एक मोटिवेशनल लेक्चर लिया था, अगर याद हो तुम्हें। अगले दिन जब आया तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको एक से चीज़ समझा के भेजा था, क्योंकि इसका मैंने देखा जब भी पेपर आसान होता था पेपर बिगाड़ लेता था ये, इसकी रैंक नीचे आती थी, और जब भी पेपर टफ आता था इसकी रैंक ऊपर आती थी। मैंने कहा पेपर टफ ही आएगा, और पेपर टफ आएगा तो तेरी रैंक टॉप रैंक आएगी, टॉप 10 के अंदर आएगी, बस वहाँ घबराना मत। और 458 नंबर पेपर, बेहतरीन पेपर हो ही गया था तुम्हारा। तो मैंने बोला था 458 पेपर के ऊपर पेपर कभी आएगा नहीं। जब वहाँ पेपर आए
तो तुम्हें कंपेरिजन करना 458 से, अगर पेपर उससे ऊपर लगे तो समझ जाना टफ है, और नीचे लगे तो बिना सोचे समझे अपने स्कैन करके क्वेश्चन को 3 लेवल में डिवाइड करके क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाना। टफ है तो सबके लिए पेपर टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है, तो तुम्हारे लिए पेपर टफ इसलिए लगेगा। 458 से जनरल टफ पेपर एनआईटी कभी बनाएगा नहीं, हुआ वही इसने फॉलो करा, चीज़ें करता गया। और एक कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ने एक इतिहास रच दिया 3rd रैंक ला के, सबसे बड़ी बात ये है।